क्या आप कभी किसी चीज को लेकर बहुत आश्वस्त थे, पर बाद में महसूस हुआ कि आप पूरी तरह गलत थे? जैसे आपने अपनी कार्यक्षमता पर विश्वास करते हुए एक लीक हो रहे नल को ठीक करने की कोशिश की और पूरे बाथरूम में पानी भर गया। चिंता न करें, इस बेवकूफी में आप अकेले नहीं हैं। स्वागत है एक ऐसी दुनिया में जहां हम अपनी प्रवृत्ति और ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करते हैं, जैसा कि डैनियल कैनेमन ने अपनी किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में दर्शाया है। समझने का भ्रम। हम इंसान चीजों और घटनाओं का मतलब आंकने में माहिर होते हैं। हम स्वाभाविक रूप से कहानीकार हैं और अपने सभी अनुभवों को एक साफ सुथरी कहानी के रूप में समझने की कोशिश करते हैं और खुद को यह विश्वास दिलाते हैं कि हमें तो सब पहले से ही पता था। इसे डैनियल कानमैन समझने का भ्रम कहते हैं। कल्पना करें कि आपकी पसंदीदा टीम चैंपियनशिप जीत जाती है। अचानक हर कोई कहता है यह तो होना ही था, उनके पास सबसे अच्छा कोच, बेहतरीन खिलाड़ी और शानदार टीम वर्क था। लेकिन अगर वे हार जाते तो हम सुनते उनकी रणनीति खराब थी और वे दबाव में बिखर गए। हाइंडसाइट बायस की वजह से जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें लगता है कि जो चौंका देने वाली घटनाएं थी उनका होना लगभग तय ही था और हमें तो पहले से ही इसका अंदाजा हो गया था, जबकि वास्तविकता में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यह भ्रम कि हम अतीत को समझते हैं हमें भविष्यवाणी करने की अपनी क्षमता के प्रति जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास दे देता है। वैधता का भ्रम एक और जाल है। वैधता का भ्रम यह तब होता है जब हम अपनी निर्णय लेने की क्षमता को लेकर बहुत आश्वस्त होते हैं, भले ही इसके पीछे कोई ठोस कारण न भी हो। सोचें कि कोई व्यक्ति यह दावा करता है कि वह शेयर बाजार के रुझानों की भविष्यवाणी कर सकता है। वो कहता है कि मुझे तो इसमें बस स्वाभाविक महारत हासिल है, लेकिन अध्ययन दिखाते हैं कि उनके ये अनुमान अक्सर सिक्का उछाल कर निकले हुए नतीजों जितने ही सटीक होते हैं। यह उस दोस्त जैसा है जो ताश खेलने में खराब है, फिर भी कहता है इस बार मैं जरूर जीतूंगा, पर ऐसा होता नहीं है। जब आपके मन की आवाज यानी इंट्यूशन विफल हो जाता है, कानमैन यह नहीं कहते कि मन की आवाज हमेशा गलत होती है। यदि आप किसी चीज को वर्षों से करते आ रहे हैं, जैसे कि एक खानसामा को ठीक ठीक पता होता है कि अच्छा खाना कैसे बनाया जाता है, तो ऐसे में आपके मन की आवाज सही साबित हो सकती है, लेकिन एक अपरिचित और अनजान वातावरण में यह विफल हो जाती है, जैसे लॉटरी नंबर का अनुमान लगाना या घोड़ों पर सट्टा लगाना। अंदर का दृष्टिकोण बनाम बाहर का दृष्टिकोण, यह एक चुनाव है जो हमें अक्सर करना होता है। अंदर का दृष्टिकोण यानी इनसाइड व्यू, जब आप अपनी विशिष्ट परिस्थिति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। बाहर का दृष्टिकोण यानी आउटसाइड व्यू, जब आप बड़े चित्र को देखते हुए सामान्य आंकड़ों और रुझानों का उपयोग करते हैं। हम में से अधिकांश अंदर का दृष्टिकोण चुनते हैं क्योंकि यह व्यक्तिगत लगता है। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने घर की मरम्मत कर रहे हैं तो आप सोच सकते हैं हम इसे 2 महीनों में पूरा कर लेंगे क्योंकि हमने अच्छी तैयारी कर रखी है। लेकिन यदि आप अपने आसपास वालों से पूछें तो बाहर का दृष्टिकोण यानी वास्तविकता आपको बताएगा कि इसे करने में आमतौर पर 2 गुना समय और ज्यादा लागत लग सकती है। तो इसका मतलब है कि अंदर का दृष्टिकोण व्यक्तिगत, आशावादी और किस्से कहानियों पर आधारित होता है, जबकि बाहर का दृष्टिकोण सांख्यिकीय, यथार्थवादी और डेटा पर आधारित होता है। आशावाद पूर्वाग्रह, क्यों हम सभी सपने देखने वाले हैं? आशावाद पूर्वाग्रह आपके दिमाग की वह मीठी आवाज है जो कहती है सब ठीक हो जाएगा। यह सपनों और प्रगति को तो प्रेरित करता है, लेकिन हमें जोखिमों को नजरअंदाज करवाता है। उदाहरण के लिए, आपका दोस्त कपकेक की दुकान खोलने का फैसला करता है, यह सोचते हुए कि हर किसी को कपकेक पसंद है, यह करके मैं जल्द ही अमीर बन जाऊंगा। वे इस पर ध्यान नहीं देता कि बाजार में पहले से ही ऐसी कितनी दुकानें हैं। आशावाद महत्वाकांक्षा को बढ़ाता है, लेकिन इसके कारण हमें कभी-कभी नुकसान भी हो जाता है। जब आपको फैसला करने में परेशानी हो रही होती है, तो निर्णय कैसे लें? 1. प्रोस्पेक्ट थ्योरी, क्यों हारना इतना बुरा लगता है? हारने का दुख जीतने के सुख से अधिक बुरा होता है। यह डैनियल कानमन की प्रोस्पेक्ट थ्योरी का मुख्य बिंदु है। कल्पना कीजिए कि कोई आपको एक सिक्का उछालने का प्रस्ताव देता है। अगर हेड्स आता है तो आप 200 रुपये जीतेंगे, अगर टेल्स आता है तो आप 100 रुपये हार जाएंगे। अधिकांश लोग इस प्रस्ताव को ठुकरा देंगे, भले ही गणित उनके पक्ष में हो। क्यों? क्योंकि 100 रुपये हारने का दर्द 200 रुपये जीतने के आनंद से ज्यादा होता है। 2. स्वामित्व प्रभाव, क्यों हम अपनी चीजों को अधिक महत्व देते हैं? क्या आपने देखा है कि हम उन चीजों को अधिक मूल्य देते हैं जो हमारी अपनी होती हैं? इसे स्वामित्व प्रभाव कहते हैं।
मान लीजिए कि आपके पास एक पुराना सोफा है जिसे आप बेचना चाहते हैं। आप सोच सकते हैं, ये कम से कम 2000 रुपये में बिकेगा क्योंकि ये बहुत आरामदायक है। लेकिन खरीदार इसे केवल एक पुराना सोफा समझेंगे और 1000 रुपये देने की पेशकश करेंगे। स्वामित्व हमें भावनात्मक रूप से चीजों से जोड़ता है, जिससे वे हमें ज्यादा मूल्यवान लगने लगते हैं। 3. जोखिम का 4 गुना पैटर्न। चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। पहला, जब लाभ की संभावना अधिक हो। जब लाभ की संभावना अधिक होती है तो हम सतर्क हो जाते हैं। कल्पना कीजिए आपको एक गेम ऑफर किया गया है जहां आपको 90 रुपये गारंटी के साथ मिलेगा या 95% संभावना है कि आप 100 रुपये जीतेंगे। अधिकतर लोग 90 रुपये लेना पसंद करेंगे क्योंकि 5% खोने का डर अतिरिक्त 10 रुपये जीतने से अधिक महत्वपूर्ण लगता है। भले ही जोखिम वाले विकल्प का अपेक्षित मूल्य अधिक हो, लेकिन हमारी अनिश्चितता से बचने की प्रवृत्ति हमें सुरक्षित विकल्प की ओर ही ले जाती है। यह वैसा ही है जैसे यह सोचना कि हम अपना सुनिश्चित पैसा क्यों जोखिम में डालें। दूसरा, जब नुकसान की संभावना अधिक हो। अब इसे उल्टा सोचें। अगर नुकसान की संभावना अधिक है तो चौंकाने वाली बात यह है कि हम जोखिम लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आपको उधार में लिए हुए 100 रुपये वापस देने हैं, लेकिन 95% संभावना है कि आपको भुगतान करना ही पड़ेगा और 5% संभावना है कि आप इससे बच सकते हैं। आप सोच सकते हैं, चलो जोखिम उठाते हैं, क्योंकि नुकसान से बचने की छोटी सी संभावना भी एक राहत की तरह महसूस होती है। यही कारण है कि लोग कभी-कभी जुर्माना देने से बचने की कोशिश करते हैं। तीसरा, जब लाभ की संभावना कम हो। जब लाभ की संभावना कम होती है तब हम जोखिम लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। यही कारण है कि लॉटरी इतनी लोकप्रिय होती है। जीतने की संभावना ना के बराबर होती है, लेकिन केवल कुछ रुपयों में करोड़पति बनने का सपना हमें आकर्षित करता है। बड़ी जीत की संभावना चाहे कितनी छोटी भी क्यों न हो, हमें आकर्षित करती है, भले ही ऐसे पैसे खर्च करना बेवकूफी हो। चौथा, जब नुकसान की संभावना कम होती है तो हम जरूरत से ज्यादा सतर्क हो जाते हैं। इसीलिए लोग शायद ही कभी होने वाली घटनाओं के लिए भी बीमा खरीदते हैं, जैसे ऐसे आग लग जाना या भूकंप आ जाना। आपदा की एक छोटी सी संभावना भी हमें अपने मन की शांति की खातिर एक प्रीमियम चुकाने के लिए प्रेरित करती है। मुख्य बातें, जब लाभ की ज्यादा संभावना हो तो हम सुरक्षित खेलते हैं। जब नुकसान की ज्यादा संभावना हो तो हम जोखिम लेते हैं। जब लाभ की कम संभावना हो तो हम जोखिम लेते हैं। जब नुकसान की कम संभावना हो तो हम जोखिम से बचते हैं। 4 फ्रेमिंग प्रभाव। वही समस्या पर पेश करने का तरीका अलग। आप एक ही विकल्प को कैसे प्रस्तुत करते हैं, इससे ही सब कुछ बदल जाता है। कल्पना कीजिए कि आपसे कहा जाए, इस सर्जरी की सफलता दर 90% है या इस सर्जरी की विफलता दर 10% है। अधिकतर लोग पहले विकल्प के बारे में बेहतर महसूस करेंगे, भले ही दोनों एक ही चीज बता रहे हों। इस तरह फ्रेमिंग हमारे निर्णयों को बहुत अधिक प्रभावित करता है। 5 मानसिक गणना, भावनात्मक गणित। हम पैसे को उसके स्रोत और उपयोग के आधार पर अलग अलग तरीके से समझते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप लॉटरी से 5000 रुपये जीतते हैं तो आप शायद इसे एक महंगे डिनर पर खर्च करेंगे, लेकिन अगर आप वही 5000 रुपये कड़ी मेहनत से कमाते हैं तो आप इसे बचाने की कोशिश करते हैं। यह भावनात्मक गणित अक्सर तर्कहीन निर्णयों की ओर ले जाता है। कानेमन के पाठ हमें सिखाते हैं कि हम हमेशा आसान रास्ते को तलाशते हैं, लेकिन ये हमेशा हमें सही मंजिल पर नहीं ले जाते। इन पूर्वाग्रहों को पहचानकर हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं। जैसा कि कानेमन ने बुद्धिमानी से कहा है, हम चीजों को स्पष्ट देख नहीं पाते हैं और हम अपने अंधेपन को भी पहचान नहीं पाते। तो अगली बार जब आप अपने कार्य कौशल के बारे में अत्यधिक आत्मविश्वासी महसूस कर रहे हों तो याद रखें, शायद आपको 2 बार सोचने की जरूरत हो। समझी है कुछ बातें हमने, पर इस किताब में है छिपा एक खटहरा खजाना। तो पूरी किताब में डूब जाओ, क्योंकि जिंदगी है एक सफर अनजाना।
पलटों सपने सजाओ, हर शक को है दूर भगाना, अगली मुलाकात तक याद रखना, ताबूक सर के संग है अब हमेशा मुस्कुराना।